बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल हम नहीं सुधरेंगे, इज़ा कलम बिनते इमरान, किस्त नंबर 9। जमिल ने बेड पर बैठे मोबाइल यूज़ करते माज को पुकारा। वो सुबह मेरा टेस्ट है। हाँ तो मैं क्या करूँ? माज ने लापरवाही से पूछा। क्या मतलब क्या करूँ? तैयारी करवा दे मुझे, वरना मैं फिर से फ़ेल हो जाऊँगी। जमिल ने कहा। हाँ तो मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज़ाना लाखों बच्चे फ़ेल होते हैं, जस्ट चिल यार, जिमल ने कहा। माज ने कहा। जिमल ने इसे ऐसे देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। इसे कम से कम माज से ऐसी बातों की तवक्को न थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, जिमल ने कहा, जिस पर माज हंस दिया था। तुम्हारा ये मजाक की आदत मुझे बहुत पसंद है, माज ने हंसते हुए कहा था। जिमल को आप वाकई फ़िक्र होने लगी थी। अच्छा आप कम से कम पासिंग मार्क्स की तैयारी करवा दें, मुझे पहले ही यूनी से वार्निंग मिल चुकी है, जिमल ने कहा था। अरे छोड़ो यार, क्या करना है, ये पढ़ाई लिखाई करके कौन सा सिलाई कढ़ाई सीख लोगी, ज़िंदगी में काम आएगी, माज ने कहा था। लेकिन अगर मैं इस बार फ़ेल हुई तो प्रोफेसर मेरी प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देंगे, जिमल ने कहा। इसे लगा था अब शायद माज इसे तैयारी करवा दे। तो क्या हुआ, जहाँ प्रोफेसर से इतनी बेइज्जती करवा लेती हो वहाँ थोड़ी डांट प्रिंसिपल से भी सुन लेना। वैसे भी तुम्हें तो एक्सपीरियंस है ना। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ खाने पानी का कोई सीन है कि नहीं? बड़ी भूख लगी है। वैसे क्या बनाया आज? अच्छा चलो रहने दो, मैं खाकर खुद ही नाम रख लूँगा। वैसे भी आजकल घर में अजीबो गरीब डिशेस बनती हैं, मास बोलता हुआ बाहर चला गया। जबकि इसके बदले हुए अंदाज पर जिमल ने हैरत से इसे देखा। यह वही मास था जिसे वो 15 दिन से जानती थी, या इसका कोई हमशक्ल जो कि बिल्कुल इससे उलट था। ज़रा खान बड़ी भी को खाने पर बुला रही हैं, जल्दी। ज़रताशे कमरे में दाखिल होती बोलते बोलते रुकी। जहाँ सारे कमरे का हशर नशर हुआ था। अलमारी के सारे कपड़े कुछ फर्श पर पड़े थे तो कुछ बेड पर। ड्रेसिंग टेबल के सारे दराज खुले हुए थे, साइड टेबल्स के खाने भी खुले हुए थे, जिनकी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। ज़रताशे ने चौंक कर कमरे की इस कदर बदतर हालत देखी। हालांकि कमरा पहले भी कुछ साफ़ नहीं होता था, लेकिन इतना गंदा इसने कभी नहीं देखा था। ज़र खान ये सब क्या है? क्या कमरे में कोई आंधी आई थी जो इस कदर बेड़ा गर्क हो गया? ज़रताशे ने पूछा। अरे नहीं यार, मैंने जो सुबह कपड़े उतारे थे इनमें मेरा एक बिज़नेस कार्ड रह गया था, वही ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। तुमने कहीं देखा है? ज़र खान ने पूछा। ज़रताशे ने इसे ऐसे देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। भला इसके कपड़े ड्रेसिंग टेबल के दराजों में कैसे आ सकते हैं? आपके वो कपड़े तो मैंने धो दिए, अब छत पर सूखने के लिए डाले हैं। आप कहाँ कहाँ ढूंढते रहे? मुझे तो ऐसा लगता है आपने मेरी ज्वेलरी बॉक्सेस को भी में भी चेक किया है। ये कहीं आपके पेंट्स वगैरह तो नहीं रह गई? ज़रताशे ने कहा। हाँ देखा था, पर वहाँ नहीं है, ज़र खान ने नॉर्मल लहजे में कहा, जिस पर ज़रताशे ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। इसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर ज़र खान को हंसी आ रही थी। इसे छुपाने की खातिर वो अलमारी में मुंह दिए खड़ा था। हमेशा वो गुस्से से लाल पीला होता था और ज़रताशे एंजॉय करती थी, लेकिन आज मामला उलट था, जिससे कम से कम ज़र खान को तो बहुत मज़ा आ रहा था। एक पेन ढूंढने के लिए आपने सारे कमरे की ये हालत कर दी, अब इसे साफ़ कौन करेगा? ज़रताशे ने कमर पर बाजू उठका कर लड़का अंदाज में पूछा, जिस पर ज़र खान ने इसे पास देखा था। ठीक तो है ना, अब इंसानों का कमरा है, थोड़ा बहुत बिखरा है तो ही होगा ना, जाने दो ना, चलो आओ खाना खाते हैं। इस डायलॉग इसे ही वापस करते बाहर निकल गया। ज़रताशे ने इसे पैर पटकाया, जबकि दरवाजे के बाहर खड़े ज़र खान के रोकने के बावजूद हंसी निकल गई थी। अब आया था ना असली मज़ा। हादी मोमिना कमरे में दाखिल होती सामने धुएं के बादल देखकर रुकी। सारा कमरा धुएं से भरा हुआ था। इसने बामुश्किल बैल्कनी का दरवाज़ा ढूंढा, जिसे खोलकर वो बाहर बैल्कनी में आई, जहाँ हादी पहले ही खड़ा था। हादी ये सब क्या है? ये हमारे कमरे में किसके जलते अरमानों का धुआं फैला हुआ है? मोमिना ने खांसते हुए पूछा। कुछ नहीं बेगम, बस एक वजीफ़ा कर रहा हूँ, मैंने इंटरनेट पर देखा था। इस वजीफ़े में घर में मौजूद बुरी बलाएं भाग जाती हैं। बस 40 दिन हर रोज़ बिला नागा मगरब से ईशा के दरमियान कमरे में यूं ही धुआं फैला दे तो कोई भी बुरी बला नज़र नहीं आएगी, हादी ने कहा। इससे सिर्फ बुरी बलाएं ही नहीं बल्कि घर के फ़र्द भी भाग जाएंगे। आप क्या उल्टा सीधे टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे घर में आपके अलावा और कौन सी बुरी बलाएं हैं भला? मोमिना ने कहा। क्यों बेगम, आप नहीं रहती क्या घर में? पिछले हफ्ते आपको भी तो लगा था ना हमारे घर में कोई साया है, जिसे भगाने के लिए आप पूरे 3 दिन तक चिल्ला काटती रही हैं। अब अगर मैं अपना वहम दूर करने के लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये बुरा होगा क्या? मैं कुछ नहीं जानता। जब तक मुझे नहीं लगता कि ये सारी बलाएं जा चुके हैं, तब तक मैं रोज़ इसी तरह कमरे में धुआं फैलाऊंगा, हादी ने कहा। सीधी तरह कहें ना, आप चाहते हैं कि मैं महके चली जाऊं, क्योंकि जब तक कमरे में धुआं रहेगा मैं तो कमरे में नहीं आने वाली। आप ही रहें यहाँ, मैं जाकर बड़ी बी को बताती हूँ कि आप अजीबो गरीब टोटके कर रहे हैं।
مومنہ بولتی ہوئی باہر بڑھنے لگی۔ کس نے کہا تھا چگلی کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ ہادی نے کچھ دن پہلے بولا گیا اس کا جملہ اسی سے واپس کیا جس پر وہ کچھ دیر کو رکی۔ اللہ پوچھے آپ کو، مومنہ غصے سے بولتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے ہادی کافی دیر تک ہنستا رہا تھا۔ عالم جی آپ کی چائے۔ زہرا عالم کو چائے کا کپ پکڑاتی بولی۔ تھینک یو، عالم نے کپ لیتے ہوئے کہا تھا، پھر چائے کا شپ لیا۔ بلا شبہ چائے حد سے زیادہ بدمزہ تھی۔ عالم نے باقی چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ کیا ہوا، اچھی نہیں بنی کیا؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بہت بدمزہ ہے، عالم نے مسکرا کر کہا۔ عموماً ایسی باتیں ہیں، وہ غصے سے کہتا تھا، پر آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ زہرا نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں یار، تم خود پی کر دیکھ لو، خدا کی قسم بہت زیادہ بدمزہ ہے بنائی ہے تم نے، زہر بھی اس سے اچھا ہوتا ہے۔ عالم نے کہا۔ الفاظ وہی تھے جو وہ تقریباً روز کہتا تھا، لیکن لہجے میں چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ وہ ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ تھی جس کے باعث الفاظ زہریلے ہونے کے باوجود بھی زہریلے نہیں لگ رہے تھے، اور نہ ہی زہرا کو اس کی ایسی باتوں پر رونا آ رہا تھا، جبکہ عموماً وہ اس کا ایک ہی اس طرح کے جملے پر رو دیا کرتی تھی۔ اگر چائے واقعی اتنی بدمزہ ہے تو آپ کو غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ زہرا نے دل میں آتے سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ بہت غصہ آ رہا ہے، خدا کی قسم، دل چاہ رہا ہے یہ کپ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے ماروں، عالم نے مسکرا کر کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی ہنسی بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ غصہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ زہرا نے پوچھا۔ کیونکہ غصہ آنا مردوں کی نشانی ہے، اور غصے کو پی جانا شادی شدہ مردوں کی نشانی ہے۔ اب زیادہ نہ سوچو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ آؤ لیٹ جاؤ، شاباش، ورنہ صبح پھر 12 بجے تک سوتی رہو گی، اور پھر مجھے پھر سے بغیر ناشتے کے آفس جانا پڑے گا، عالم نے کہا۔ زہرا کو اس کی باتوں پر غصہ تو آیا ہے، لیکن اس کے لہجے کی وجہ سے نہ اس سے لڑا جا رہا تھا اور نہ ہی رویا جا رہا تھا، جبکہ عالم اس کی حالت سے محفوظ ہوتا مسکراہٹ چھپاتا سونے کے لیے لیٹ گیا ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ زہرا کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ موبائل اور پر زمل کا میسج پڑھ کر وہ چاروں رات کے 12 بجے رات چپکے سے چھت پر پہنچی۔ ان کے ساتھ بڑی بی تھیں۔ ہاں بچوں بولو، اب کیا کیا ہے تمہارے نکمے شوہروں نے؟ بڑی بی نے پوچھا۔ بڑی بی، بہت بڑی پرابلم ہو گئی اور اس پرابلم کا کوئی حل لازمی کرنا پڑے گا، مومنہ نے کہا۔ بتاؤ بھئی کیا مسئلہ ہے، ابھی حل کر لیتے ہیں، بڑی بی نے کہا۔ بڑی بی، آپ کے بیٹوں کے ہاتھوں ہمیں زچ کرنے کا کوئی فارمولہ آ گیا ہے۔ پہلے جو حرکتیں ہم کرتے تھے اب وہی حرکتیں وہ کرنے لگے ہیں، صرف ہمیں تنگ کرنے کے لیے، زہرا نے کہا۔ جی بڑی بی، وہ پہلے ہمیں ہماری ہی باتیں واپس کرتے ہیں، پھر منہ چھپا کر ہنستے ہیں۔ زرتاشے کو زر خان کا ہنسی چھپاتا چہرہ یاد آیا۔ اس سب میں ضرور اس کن کھجورے ساحل کا ہاتھ ہی ہوگا۔ خیر تم سب ایک کام کرو، سب سے پہلے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، سمجھی؟ اب میری بات دھیان سے سنو۔ بڑی بی نے انہیں منصوبہ سمجھانے لگی، جسے وہ سب بہت دھیان سے سننے لگی تھی۔ ساحل جتنا بھی تجربے کار کیوں نہ ہو، بڑی بی کے سامنے تو وہ بچہ ہی تھا نا۔ جاری ہے۔